स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूपीएसआई 2021 में जो 12 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2021 तक पेपर हुए थे, टोटल 54 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे और जिसके अंतर्गत हम लोग 3 वीडियो में 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और यूपीएसआई PYQ सीरीज 2021 के नाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना होगा, उसमें आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो 12 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है थर्ड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन को, जो मूल विधि और संविधान का था यानी जीके और जीएस का जो ये 40 क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको स्पेशली यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, वह भी बिल्कुल फ्री में। और इस क्लास में हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक सहयोग। और यहाँ से देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है। तो इसका उत्तर हम लोगों का जो सही था ऑप्शन नंबर डी सही था, 10%। ठीक, तो आर्थिक और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए 10% तय किया गया है। यह प्रश्न जो है पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो जब 1834 में जब भारत का प्रथम विधि आयोग बना था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था वह है इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है। तो इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूरा नाम है इंस्टाग्राम टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था वह था कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो वह था 102वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। यानी जब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया तब पूछ रहा है कि इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसके प्रथम राज्यपाल थे सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। इसके जो है प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हम लोगों का जो सही था वह था ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक। ठीक, इसका संबंध जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से है, अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 का। ठीक, अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, देख लेते हैं। वह था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। तो भारतीय संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय इनमें से है, वह है पुलिस। यह जो है राज्य सूची का एक विषय है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोगों को पता है कि 3 सूची होती हैं। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची और दूसरा होता है समवर्ती सूची। आप लोगों को पता है कि केंद्र सूची जो से संबंधित जो विषय होते हैं उसको जो है दिशा निर्देशित और उससे संबंधित कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार को होता है।
ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार से संबंधित जो सूची होती है उसको जो है उसमें परिवर्तन और उसके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, तथा समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। यह बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा कि केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यही पता लगता है कि प्रश्न का जो है ट्रेंड क्या है तथा प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर क्या है, उससे हमें तैयारी आगे करने में काफ़ी जो है सहायता मिलती है। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था वह था मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय था। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। देख लीजिए, उसके ठीक एक साल पहले 2020 का करंट अफेयर्स भी पूछ दिया है, तो करंट अफेयर्स को भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। मैं आप लोगों को स्पीडी का करंट अफेयर्स करा रहा हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन था मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था, यानी थीम पूछ रहा है। तो उसका थीम था बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। यह जो है 2020 का मानवाधिकार दिवस का थीम था। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था वह था भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। तो इसकी घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न को एक बार फिर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। तो इसकी घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था वह है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। यानी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उनमें अन्य सदस्य होते हैं, उसकी सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो वह उसका निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था वह है RERA शब्द का पूर्ण रूप है। तो इसका पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। RERA का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। आप लोगों को पता है कि जो नीति आयोग का पुराना नाम था वह योजना आयोग था, तो उसी को पूछ रहा है कि योजना आयोग का नया नाम किस वर्ष नीति आयोग कर दिया गया। तो वह वर्ष था 2015। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था वह था कि भाई भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वह एक बार संशोधन कब हुआ था। वह एक बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था 1976 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। वह महत्वपूर्ण शब्द है, इसे याद करेंगे हम लोग, सपा यानी SPA। यस से हो गया भाई समाजवादी, पी से हो गया प्रजातांत्रिक, अ से हो गया अखंडता। ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। ये रहा जो है प्रस्तावना में जब एक बार संशोधन हुआ था उसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, इस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो है डिजिटल नेशंस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। डिजिटल नेशंस की स्थापना की गई थी वर्ष 2014 में ब्रिटेन, इस्टोनिया, इजराइल और दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के नागरिकों से संबंधित ये था। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था वह है एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को डैश कहा जाता है। तो एक एल्गोरिदम के दृश्य को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। ये देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो था वह पूछा गया था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री 2020 में थे नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग, ये करंट से भी मिलता हुआ प्रश्न है। तो आप लोगों को वर्तमान में हमारे देश में कौन क्या है, कौन कौन से मंत्री हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए, अगर उस समय जिसको यह पता होगा कि उस समय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे तो उसका उत्तर जो है 100% सही हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था वह है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो आप लोगों को पता है कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। ठीक, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था वह था कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो वह कौन सी फसल है। तो वह फसल है जूट, जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं और जूट के द्वारा जो है नायलॉन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोगों के पेपर में जो है एग्रीकल्चर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लीजिए आप लोगों को कृषि भी थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत डीप में जाएंगे तो कृषि का भी सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोग उलझ के उसी में रह जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था वह था भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो जो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था वह जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे आप लोग याद रखिएगा। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था वह था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा डैश में घटित हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो औद्योगिक आपदा था वह कहाँ घटित हुई थी। भोपाल में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था वह था कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। तो वह संवैधानिक संशोधन था 91वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्रिपरिषद का आकार था वह लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था वह था कि PIL डैश पर आधारित है। आप लोग PIL का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है। तो भाई PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो वही पूछ रहा है कि PIL जो है ना किस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिकार न्याय शास्त्र पर। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अनुबंध पर। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक इंजीनियरिंग। तो इसका उत्तर जो हम लोगों का सही था वह था ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अनुबंध। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक इंजीनियरिंग। यह जो है इसका ऑप्शन सही था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसे ध्यान से। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था वह था कि ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है। तो इस प्रश्न को मोस्टली बच्चों ने सही कर रखा होगा। क्योंकि उन्हें यह प्रश्न आता रहा होगा। देखते हैं
तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। यह तो आप सभी लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था वह था कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 आया था उसमें पहले नंबर पर था आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए ये तो 2021 में पेपर हुआ था, तो 2020 का करंट अफेयर्स पूछा था। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम 2026 में होता है, जनवरी या फरवरी में, चाहे किसी भी महीने में, तब आप लोगों को पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, वो भी पूरे 2025 का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप लोग तैयार करके जाएंगे, वहाँ आपका प्रश्न जो है नहीं बनेगा। आप लोगों को कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। और मैं अपने इस चैनल पर पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। स्पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है उसे आप लोग देखना न भूलिए। प्लेलिस्ट में जा करके वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स से प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 25 था वह था कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है। तो नैदानिक थर्मामीटर द्वारा जब मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तथा अगर हम मनुष्य के शरीर की औसत सामान्य तापमान की बात अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में करें तो वह जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 लगाइएगा, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस लगाइएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था वह था कि भारत ने वर्ष डैश में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1980 में भारत ने वर्ष 1980 में महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से भी आप लोगों का सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसे आप लोग 8 बना दीजिएगा, 1980 है। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था वह क्या था कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत कटौती योग्य है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत जो है वह कटौती योग्य है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान जो होता है वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत कटौती योग्य है। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था वह था निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि 3 से 4 जगह जो है कुंभ मेला का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही था वह था हरिद्वार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, यह इतना आसान प्रश्न किसी स्टूडेंट ने जो है यह गलत कर दिया था, क्योंकि उसने अपना उत्तर दिया था त्रिशूर। आप लोग जान लीजिए, आयोग के द्वारा जो सही माना गया उत्तर है वह ग्रीन कलर में होगा, और कैंडिडेट ने जो अपना आंसर को चूज किया है वह ब्लू कलर में होगा, और उसमें लिखा रहेगा चूज इन ऑप्शन। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देख लीजिए इस अभ्यर्थी ने कितना आसान प्रश्न आता हुआ गलत कर दिया था। तो अगर आप लोग बिल्कुल आसान प्रश्न आता हुआ गलत करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग 3 से 4 प्रश्न आते हुए प्रश्न गलत कर देंगे तो वही हमारे अंत में जो है कंपटीशन से वही 3 से 4 क्वेश्चन से हम लोग बाहर हो जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 29 था वह पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 226 के तहत। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार
होता है कि वह जो है याचिका यानी रिट जारी करे। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास यह अधिकार होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था वह था कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट जो है किसने तैयार किया था। तो जो 1950 में सर्वोदय योजना था उसका ड्राफ्ट तैयार किया था जेपी नारायण ने। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर सही था हम लोगों का वह ऑप्शन नंबर बी सही था, जेपी नारायण। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था वह था कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष किस वर्ष पेश किया गया था। तो इसे पेश किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था इसे आप लोग देख लीजिए, वह था साइबर अश्लीलता यानी पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डैश होगी। तो कौन सी प्रकृति होगी उसे आप लोग दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका उत्तर जो सही था, इसका दो उत्तर सही था। ऑप्शन नंबर ए भी सही था और ऑप्शन नंबर बी भी सही था। देख लीजिए, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दे करके आप लोगों से कूट में भी इस तरह के प्रश्न यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए था कि जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। ऑप्शन नंबर बी था सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। ये दोनों ऑप्शन हमारे सही थे। तो इसका ऑप्शन जो सही था ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दो विकल्प थे ए और बी। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था वह था अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका जनक माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, लौह पुरुष भी इन्हें ही कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था वह था कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। तो किस संगठन का यह नारा है, वह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी का यह जो नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यह जो नारा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था वह था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो देख लीजिए आप लोग, यह प्रश्न सीधे सीधे मूल विधि से पूछा गया था और बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो यह इसका उत्तर जो हम लोगों का सही था वह था ऑप्शन नंबर डी, धारा 124 ए के तहत जो है राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। जो आईपीसी की धारा 124 ए है उसके तहत जो है राजद्रोह को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन सा अपराध जो है राजद्रोह के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था वह है, इसमें दिया गया है डैश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित माना गया था। तो ये देखिए सीधे सीधे आपका वाद से प्रश्न है। तो वह वाद था हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य का ये वाद था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग एक और काम करिएगा कि जितने भी महत्वपूर्ण ये वाद हैं उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी महत्वपूर्ण वाद सुनाए जा चुके हैं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस वाद से सीधे सीधे आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 37 है वह है मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश के तहत आता है। तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में जो मुआवजा दायर करने का अधिकार होता है वह धारा 141 के तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 141 के तहत आता है। ये रहा जो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और आप लोग ध्यान में रखिएगा एक बात और जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मोटर वाहन अधिनियम आया था वह कब आया था? वह आया था 1988 में, यानी 1988 में आया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी प्रश्न बन सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष आया था, और ऑप्शन में दे दिएगा 1987, 1989, 1988, 1990। तो आप लोगों को पता है कि यह 1988 में आया था, तब हम लोग उत्तर मार देंगे 1988। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था वह क्या है? वह था कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है उसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था वह था सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी डैश है। तो वह कौन ऐसा अधिकारी है? वह है जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस लास्ट प्रश्न के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका इन 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। उससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा खुद लग जाएगा कि मेरी तैयारी का लेवल अभी तक क्या है और मुझे अभी कितनी मेहनत करनी है कौन से सब्जेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। वह था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वह भी निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो जो है देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में, वह है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहा हमारे 40 क्वेश्चन जो 12 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के थे। इसके बाद मैं आप लोगों को 13 नवंबर के प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। फर्स्ट शिफ्ट 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट और 13 नवंबर थर्ड शिफ्ट। और मैं जीएस के साथ साथ इसी चैनल पर हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी करा रहा हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यूपीएसआई के एक बेहतर तैयारी के लिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा हिंदी जो आता है, हिंदी व्याकरण यूपीएसआई में आता है, बिल्कुल आप लोगों को फ्री कराया जाएगा। और जितना आप लोग एक पेड बैच में नहीं पढ़ते हैं, मैं आप लोगों से आज वादा करता हूं उतना मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।